हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे ऑफ द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। देखिए मैं एक चीज आपसे पहले ही कह रही हूँ, जल्दी से अपने सारे दोस्तों को लेकर के आ जाओ, जल्दी से आप सारी क्लासेस अपना बाकी का काम निपटा लो। अभी तो हम स्लो ग्रोथ पे चल रहे हैं, अभी तो मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन बेटा अगले ही हफ्ते से मैं तो पकड़ लूंगी ट्रेन और तुमको भी मेरी स्पीड से चलना होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमको बहुत तेज पढ़ाऊंगी, कहने का मतलब है आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद लॉन्ग लेक्चर्स विद वन शॉट टाइप मोर, थोड़ा थोड़ा लंबे लंबे लेक्चर्स भी लेंगे। सो देखिए बेटा जल्दी से अपने सारे काम निपटाओ, अपना टाइम टेबल को सेट करो। अभी हम स्टार्टिंग में स्लो पेस से चलेंगे ताकि आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के साथ। मैं शिवांगी शर्मा, for those who don't know me, मैं बेटा आपकी बायोलॉजी टीचर कई सालों से पढ़ा रही हूँ और अब मेरी जर्नी शुरू होती है आपके साथ। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ और एक बेहतरीन नंबर लाने की तैयारी कीजिए। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, बेटा आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं और अगर वो उतना खर्चा नहीं कर पा रहे जितना वो चाहते हैं, ये सच है। हर माँ बाप बहुत चाहता है और फिर भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कमी नहीं रह जाए मेरे बच्चों के लिए। सो आपको बेटा उनका एक ही काम करना है, जो एक उन्होंने भरोसा रखा है आपको वो पूरा करना है। सो मैं ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपके एग्जाम्स बेटा बहुत अच्छे आए। आपको शुरू से मेरे पे ट्रस्ट रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। कभी दिक्कत आए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, आप कहीं पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। लाइफ में किसी भी तरीके की परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं। पढ़ना कभी मत छोड़ना, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी, आप भी पढ़ना नहीं छोड़िएगा। चलिए सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से लिविंग कहलाते हैं, क्या क्या उनके अंदर फीचर्स होते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी वो कौन से फीचर्स हैं जो आपके एक डिफाइनिंग फीचर है और जो नहीं होती। आज उसी को फिनिश करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड वील स्टार्ट विद द टैक्सोनॉमी। सो चलिए बेटा सबसे पहले अगर आपको याद हो हमने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग में द फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट वाज ग्रोथ। अब मैं इसको फिर से नहीं पढ़ा रही हूं। तो ग्रोथ में हमने क्या देखा था कि ये बेटा नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, लेकिन लिविंग के अंदर भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। हाँ ये जरूर डिफरेंस था कि नॉन लिविंग में बेटा ये एक एक्सटर्नल होता है और ये हमारे अंदर इंटरनल होती है। इसको वर्ड एक्सट्रिंसिक भी लिखा जाता है। सो कुल मिलाकर के हमने कहा था कि इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बेटा उसके बाद हमने पढ़ी थी यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ रिप्रोडक्शन हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और नॉन लिविंग में नहीं होती। भाई नॉन लिविंग में नहीं होती लेकिन लिविंग में होती है। बट केवल यही चीज डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता। डिफाइनिंग कैरेक्टर की दो कंडीशंस हैं कि एक तो नॉन लिविंग में ना हो और लिविंग में हो, दूसरा कि लिविंग में कोई एक्सेप्शन ना हो। लेकिन बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन थी। हमने देखा था कुछ जो ऐसी वुमेन होती है जो आपकी विमेन इनफर्टाइल होती है, म्यूल जैसे हो गया, वर्कर हनी बी, तो ये बेटा सारे हमारे रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो अगेन ये भी आपकी कैसी होती है, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म। और मैं बहुत खुश हूं आप सबकी कमेंट्स देख करके। एक बच्चे ने तो अगली सारी प्रॉपर्टीज को पूरा लिखा भी हुआ है और मुझे बताया भी हुआ है। वेरी गुड बेटा। चलिए अब देखते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म बोले तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में हर समय केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। जब हम सो रहे हैं तब भी चल रही है, जब हम जाग रहे हैं तब भी चल रहा है, जब मैं बोल रही हूं, नाच रही हूं, कुछ भी कर रही हूं, मेरी बॉडी में हर समय केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं।
So the first thing you have to note down in your notebook beta कि the sum of all the reactions, chemical reactions जो हमारे बॉडी में होती है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में बेटा एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स क्या करता है? ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो एंजाइम्स खुद को, जैसे कैटलिस्ट होता है ना केमिस्ट्री में, इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये बेटा क्या करता है? हर रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसकी एक्टिविटी को इनहांस करता है। तो ईच एंड एवरी रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई एंजाइम आपका इन्वॉल्व होता है। अब जब मैं बात करती हूँ ये बॉडी के रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिक, और एक बेटा जिसको कहते हैं कैटाबॉलिक। So there are anabolic reactions and there are catabolic reactions. अब देखिए बेटा इसका क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से, प्लांट वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है। तो वो क्या कर रहा है? वो ग्लूकोज बनाता है, उसको स्टार्च में स्टोर करता है। तो छोटे छोटे कंपाउंड से एक लार्जर कंपाउंड बनता है। इसे बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जब सिंपलर कंपोनेंट या कंपाउंड्स are joined to form complex. For example, photosynthesis. बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे जब आगे आएगा। सो देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करते हैं? C6H12O6 बनाते हैं। अब वैसे तो साथ में वाटर भी होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। द पॉइंट इज कि ये बेटा हम बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अप, वी आर जोड़ रहे हैं हम। जैसे कि आपके और प्रोसेस अगर बात की जाए, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। देखिए बेटा, हर चीज किसी ना किसी से बनी है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड को एक के साथ जोड़ करके प्रोटीन्स बनाया जा रहा है। तो ये हमारी बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जहां पे फॉर्मेशंस होती है। ठीक है। दूसरा रिएक्शंस होता है तोड़ने वाला, यानी ब्रेक डाउन करने वाला। तो जैसे कि अगर मैं अब इस ग्लूकोज को यूज करूंगी एनर्जी पाने के लिए, तो हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? इसी ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और बेटा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग डाउन। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, या कैटाबॉलिक रिएक्शन में, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ complex substances into simpler ones। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं या अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, सो डाइजेशन में मैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ूंगी। सो ये मेरा कैटाबॉलिक रिएक्शंस होता है। अब एक चीज मैं यहां पे लिख रही हूं, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। बेटा, रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। इट इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन भी होती है और बेटा कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन भी होता है। सो कह सकते हैं ये आपका एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों
आपका एम्फीबॉलिक। तो एम्फीबॉलिक पाथवे अभी तक तो हम जितना 10th में पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, लेकिन बेटा आगे जब हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर में आएंगे, कि इट इज एक्चुअली अ एम्फीबॉलिक पाथवे। तो समझाने के लिए मैंने आपको कैटाबॉलिज्म में पढ़ाया, बट ताकि आपका आगे का बेस गलत ना बने इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेटा ब्रेकडाउन भी होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ब्रेकडाउन तो हो रहा है लेकिन जो चीजें अब हमको मिलती हैं उनसे हम कुछ ना कुछ और भी बनाते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन को हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 तरीके के पाथवे हुए। अब देखिए बेटा, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन एम्फीबॉलिक में क्या होता है, देयर इज अ यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये बेटा अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये नॉन लिविंग में हो सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं हो सकते। ये तो बेटा लिविंग रिएक्शंस है। क्या किसी भी नॉन लिविंग के अंदर हो सकता है? क्या ये ऐसे टी शर्ट घुमा के लेके आ रही हूँ यहाँ फेंक दी, क्या मैं यहाँ से ये स्टूल ये टेबल को ले आऊं, ये कैमरा ले आऊं, इन सब में ऐसे रिएक्शंस होते हैं? ये रिएक्शंस तो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, और जब तक होते हैं जब तक ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता, जब तक वो जिंदा है, चाहे वो कोमा में पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब एनसीईआरटी का एक पॉइंट बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने क्या किया, अमीनो एसिड को ज्वाइन किया और बेटा प्रोटीन बनाया। मैं लैब में भी तो प्रोटीन बना सकती हूं, हम बनाते तो हैं। ये प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनते हैं लैब में भी तो कर सकते हैं, या जो ब्रेकडाउन में हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो आपके किस में हो सकते हैं, लैब में भी तो हो सकते हैं। तो अब तो भैया ये गड़बड़ हो गई। आपकी 2 चीजें मैंने बोली, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल है। क्या ये लिविंग के अंदर होता है? बिल्कुल होता है। क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है? नहीं है बेटा। बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, एनिमल्स, ह्यूमन सब में ये चीजें होती हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग में तो नहीं होता। लेकिन लैब में क्यों प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि ये बेटा है तो सेल फ्री सिस्टम। भाई ये सेल फ्री सिस्टम है ना बेटा, सेल के अंदर तो नहीं हो रहा, तो ये बेटा नॉन लिविंग रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये आपके नॉन लिविंग रिएक्शंस होंगे, तो ये लिविंग रिएक्शंस होते हैं, वो नॉन लिविंग होंगे, तो उसको मैं कंसिडर करूंगी ही नहीं। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म is the defining property of living organism। तो अब तक जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, दिस इज द फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली चीज आती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे सेल्यूलर बोले तो सेल 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 सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, कुछ बन रहा है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। क्लास 9th में जब असली बायोलॉजी की तुम्हारी शुरुआत होती है तो बेटा तभी सबसे पहले तुम्हें एक चीज पढ़ाई जाती है कि सेल थ्योरी क्या होती है, और उस सेल थ्योरी में तुम पढ़ते हो कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो उसके अंदर एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर की बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे सेल से बने तो होते हैं। So all living organism are made of cells. Yes or no? Let's suppose अगर मैं एक अमीबा की बात करूं तो ये एक अमीबा है बेटा, इसके अंदर एक सेल है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं, अगर मैं ईस्ट की बात करूं, तो ये भी बेटा सारे यूनिसेल्युलर है।
सो कुल मिलाकर के ये भी तो सेल से बने हैं। चलिए एक अजीब से सरफिरे चीज के बारे में बात करते हैं, पोरीफेरा। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट दैट थिंग। बहुत ही बेचारा है, सबसे बेचारा, किस्मत का हारा, कुछ नहीं है इसके पास, इसका कोई ना सहारा, नथिंग देयर इज, कुछ है ही नहीं इसकी बॉडी में। ये सबसे पहला एनिमल है, सबसे सिंपल एनिमल है। एनिमल क्यों है? क्योंकि प्लांट के वाले क्वालिटीज इसके अंदर नहीं है, बैक्टीरिया जैसे नहीं है, यूकैरियोटिक सेल होता है। इसकी बॉडी में सेल्यूलर लेवल होता है। सेल्यूलर लेवल तो सेल्स ने मिला करके अभी तक टिश्यूज नहीं बनाए। अगर बेटा मैं सीलेंट्रेटा की बात करती हूं, लेट्स सपोज हाइड्रा या जेलीफिश, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा को नई नाम लेते हैं हम। यहां पे बात करते हैं कुछ एनिमल्स की, जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा तो तुम सब जानते ही होगे, जेलीफिश को भी जानते ही होगे। बेटा इन सब की बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल होता है, यानी इनके पास ऑर्गन नहीं होती। अगर मैं टेपवर्म की बात करूं, टेपवर्म के अंदर बेटा ऑर्गन, टिश्यूज ने मिलकर के ऑर्गन बना लिया है, लेकिन बेटा अभी भी ऑर्गन ने मिलकर के कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। अब अगर मैं हम सब की बात करूं तो हमारे पास सिस्टम भी हो गया। सो कुल मिलाकर के हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल, इनफैक्ट ये सेल्स भी कैसे बनते हैं? सब एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक लेवल बोले तो एक सेल किससे बना है? सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन से, प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, अल्टीमेटली नाइट्रोजन, ये सारी चीजें इसमें भी होती है। ये सब मिलकर के सेल बनाता है, सेल मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये मिलकर के बनाता है इंडिविजुअल। सो सब एटॉमिक लेवल से शुरुआत होती है, लेकिन सबके पास सेल तो होता ही होता है। एंड ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब एटॉमिक लेवल यानी एटम से बना है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, बेटा सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स जो एक सेल के अंदर होते हैं इन अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोले तो सेल, उसका मतलब सेल का न्यूक्लियस और सेल का साइटोप्लाज्म और वो सारी ऑर्गेनेलीज, मतलब सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के अंदर का सारा पार्ट। तो इसके अंदर बेटा आपका कौन होता है बताओ? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन है? कौन है? कौन है? कौन है भाई? यही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बेटा सबसे अबंडेंट होते हैं। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स कम टू कंक्लूजन। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या ये नॉन लिविंग के अंदर होता है? नॉन लिविंग बोले तो चेयर, चेयर तो कैसे बनी है? अब आप बोलोगे मैम एटम से बनी है, एटम्स ने मिलकर के सेल तो नहीं बनाया, तो नॉन लिविंग में तो ये नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लिविंग में सभी लिविंग के पास होता है। क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वायरस तो लिविंग माना ही नहीं जाता। सो यस, इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? चलो इसका भी छापा मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब यहाँ पे अगली चीज जो मेरी आती है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को समझने के लिए एनसीईआरटी का यूज करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी। एज सच यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा छुपा हुआ पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में लेकर के आई हूं। कॉन्शियसनेस क्या होती है? मैं बोल रही हूं तो मुझे सुन सकते हो, मैं देख रही हूं, पहचान सकती हूं किसी को,
कुछ बढ़िया सा खाना बन गया या किसी ने बढ़िया परफ्यूम लगा दिया, खुशबू से महक सकती हूँ। तो बेटा द पॉइंट इज कि वी रिस्पॉन्ड। अंधेरे में हम सोते हैं, उजाले में हम जग के। एनिमल्स दे सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर ड्यूरिंग लाइट। एनिमल्स ब्रीडिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं लाइट में। प्लांट्स की बात करेंगे तो सनलाइट से वो बेटा खाना बना सकता है। फ्लावरिंग के लिए भी सनलाइट चाहिए, फ्लावरिंग होगा तो रिप्रोडक्शन होगा प्लांट के अंदर। प्लांट बेटा अलग अलग तरीके से अपने आसपास रिस्पॉन्ड करता है। कोई सांप अभी भग के आएगा, मान लो अभी कोई आ गया, कोई भी आ गया ऐसा ऐसा, तो भैया मैं भूल जाऊंगी कौन शिवांगी मैम, कौन लर्न एंड फन के बच्चे, मैं भग लूंगी जान बचा के अभी। अब अगर यहाँ पे कोई आ गया मुझे मारने तो मैं तो निकल लूंगी ना, अभी बाद में देखी जाएगी। डर तो लगता है सबको, तो डर तो लगता है ना। वी रिस्पॉन्ड। कुछ सांप आया भग गए, कोई मार के चला गया लगा, आप अपना सेल्फ डिफेंस भी दिखाते हो। दिस इज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है व्हेन वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये एक्सटर्नल हो सकता है, ये बेटा इंटरनल हो सकता है। तो इसकी कहानी सुनो। यार मैं एक बात बताऊं कि अब अगर मैं ये चेयर यहां से उठा करके ले आऊंगी ना, ये ऐसे ले आई, तो बेटा ये खुद नहीं जाएगी उधर। ये आलसी कह लो चाहे कुछ कह लो, ये इधर ही घूमती रहेगी, बट ये उसको मुझे खुद ही उधर ले जाना पड़ेगा। ये मेरे को ये नहीं बोलेगी क्यों मुझे इधर लेकर के आए। किसी को पंचिंग बैग को मारूंगी तो फोर्स की वजह से तुम्हारे मुंह पे लगेगा, उसने तुम पे अटैक नहीं किया। लेकिन अगर किसी दोस्त को मार दोगे घुसा, सामने से भी आ सकती है लात। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। हम अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करते हैं, इंटरनल से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मीठा मीठा ज्यादा खा लिया, अभी मेरा शुगर वुगर सब एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में बेटा शुगर वुगर ज्यादा आ गई। अभी ब्लड में अगर शुगर है तो वो मेरी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मेरी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होगा इंसुलिन। वो इंसुलिन शुगर को कम करेगा ब्लड में, शुगर बोले तो ग्लूकोज लेवल को कम करेगा ब्लड में। सो इंटरनल भी होता है। प्यूबर्टी आती है, लड़के जवान होते हैं, दाढ़ी वाड़ी निकलने लगती है, आवाज मैम क्या कर रहे हो ऐसे बारी होने लगती है, तो हार्मोन्स आते हैं ना अंदर से, जीएनआरएच आता है, एफएसएच, एलएचए, टेस्टोस्टेरोन दौड़ता है तुम्हारे अंदर, तो बेटा ये सारी चीजें आती है। तो ये हमारा इंटरनल स्टिमुलाई है। इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं। एलर्जी होती है, वहां पे दाने दाने हो जाते हैं, जुकाम होता है, छींके आती है, अंदर से म्यूकस सिक्रीट होने लगता है। दीज आर दी इंटरनल रिस्पॉन्सेज, बट वी रिस्पॉन्ड। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं? नहीं करते। लिविंग करते हैं? करते हैं। अब आगे देखो, अब यहां पे रीड करना जरूरी है बेटा। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, बड़ी अजीब सी बात है, सबसे ज्यादा ऑब्वियस भी है और सबसे ज्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड भी। अभी देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या है। वो है बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये फिजिकल हो सकती है, मार दो किसी को, खा लो थप्पड़। ये केमिकल हो सकती है, बॉडी के अंदर केमिकल घूम रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन हो रहा है, हॉर्मोन्स कुछ कर रहे हैं तुम्हारे अंदर। ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मीटिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। प्लांट फ्लावरिंग करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये सारे हम यहाँ पे सेंस ऑर्गन की मदद से करते हैं। हालांकि प्लांट के पास एज सच कोई सेंस टाइप का ऑर्गन नहीं होता, बट स्टिल प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट के अगेंस्ट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, पॉल्यूटेंट्स। कुछ कुछ प्लांट्स तो पॉल्यूशन में ग्रो ही नहीं करते। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे प्रोकैरियोट की बात करें चाहे यूकैरियोट की बात करें, सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो भैया यहाँ पे एक्सेप्शन वाली बात भी पूरी होगी। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है? लाइट की ड्यूरेशन। फोटो बोले लाइट, पीरियड मतलब समय। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं कभी कभी ब्रीड करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी अफेक्ट करता है बेटा, एनिमल्स में भी अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स चलते रहते हैं, एंटर करते हैं, हम हमेशा अवेयर होते हैं सराउंडिंग्स की। ना अब अगला पॉइंट, कोई डॉग
है ना, योर पेट या कोई भी लेट्स सपोज स्ट्रीट डॉग है, इसको तुम खाना वाना देते हो या कुछ भी है, बेटा उसको तुम अगर आज प्यार नहीं करोगे वो कल भी तुम्हारे पास आएगा। आज उसको ऐसा दुकार दोगे कि यार तू चले जा, इरिटेट मत कर, चले जा, वो बेचारा चला जाएगा, करते करते आ जाएगा, फिर से अगले दिन फिर से तुमसे प्यार करेगा। उनके अंदर बेटा ध्यान रखेगा, मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही हूं, हम तो कह देते हैं इमोशंस होते हैं, बट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है कि वो नहीं चाह रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। समझदारी है, वो समझते हैं, आप उनको ट्रेन करते हो इसलिए वो समझते हैं, उनको पता है कि अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा नहीं करना, बट दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। वो ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, अच्छा वो मेरे पास कल तो आया था आज क्यों नहीं आया। आप एक दिन को छोड़ के चले जाएंगे, 10 साल बाद ऐसा हम देखते हैं ना एड्स वगैरह में कि वो 10 साल तक वहीं पे वेट कर रहा है। उसको क्यों नहीं समझ में आया कि 10 साल के बीच में तुम नहीं आए, जरूर कुछ हुआ होगा। वाई ही इज वेटिंग फॉर यू, बिकॉज उसको एक वो तो ऑर्डर उसको याद है ना, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आप झूठ बोलते हो, मे भी जानबूझ के बोलते हो, लेकिन तुम्हें दुख होता है, दर्द होता है, अंदर से गिल्टी होता है, दैट गिल्ट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप एग्जाम देने जाते हो, सब पढ़ करके जाते हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो डर होता है, दैट डर इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। किसी को हर्ट करते हो ये जानते हुए कि आप गलत हो, आप अंदर ही अंदर सोचते हो आपने गलत किया, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये केवल ह्यूमंस के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस, एनिमल्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती। सो इट इज द ह्यूमन बीइंग who is only organism who is aware of himself and has the self consciousness. It is an important point. बाकी अब अगर मैं कहूंगी क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है बेटा, जो लोग कोमा में होते हैं वो क्यों नहीं कॉन्शियसनेस होती, क्यों पड़े रहते हैं? भाई कोमा में है, वेंटिलेटर पे बॉडी होती है, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ना पल के झपकाते हैं, ना पल के छुपाते हैं, ना कुछ भी करते हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इनके अंदर कॉन्शियसनेस है? कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस खो गई ना बेटा। यहाँ पे देखिए, जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। हम इस लिविंग स्टेट को डिफाइन इजिली नहीं कर पाते। हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा ऐसे पेशेंट्स को जो कोमा में हॉस्पिटल में पड़े हैं, वर्चुअली, जो कि एक्चुअली मशीन द्वारा सपोर्टेड है, उनके हार्ट और लंग्स उनका खुद का नहीं है, उनकी मशीनें काम कर रही हैं। ऐसा बंदा ब्रेन डेड होता है, द ब्रेन इज नॉट वर्किंग, द बॉडी इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग, ऑल दी नर्वस सिस्टम विद ऑल दी ऑर्गन्स दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग। ऐसे पर्सन को बेटा कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। तो क्या ये लिविंग होगा, क्या ये नॉन लिविंग होगा? बेटा ये लिविंग ही होता है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, बिकॉज ही इज ब्रेन डेड। तो ही इज नॉट नॉन लिविंग, he is living but he is brain dead। ठीक है, चलिए now with all these things हमने ये सारी प्रॉपर्टी कर ली। अब if I talk about, एक बार हम सबसे पहले पेज पे लिख देते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग पढ़ी। आप इसको याद करेंगे एक ट्रिक के साथ, दैट इज ग्राम्स। जी क्या है? ग्रोथ। आर क्या है? रिप्रोडक्शन। ए क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। एम क्या है? मेटाबॉलिज्म। सी क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज ई, जो अक्सर कुछ लोग मिस कर देते हैं, दैट इज इमर्जेंस। तो ये एक्स्ट्रा है जो आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है। नाउ व्हाट इज इमर्जेंस? नाम से समझो, नाम से इमर्ज, इमर्ज हो रही है, कोई चीज उभर रही है। मतलब इमर्ज का मतलब क्या है? जैसे बोलूंगी आई एम इमर्जिंग फ्रॉम माई पेन। पहले मुझे दुख होता था, तकलीफ होती थी, बट अभी मैं उससे उभर चुकी हूं। वो क्वालिटी उस शिवांगी में नहीं थी, वो क्वालिटी अभी वाली शिवांगी में है। ऐसा अब इसको ऐसे ना समझ करके सेल्स के लेवल पे समझते हैं बेटा। टिश्यू, अब
जब मैं जाइगोट थी, एक सेल थी, फिर मेरी बॉडी एम्ब्रियो बनी, फिर उसके बाद 3 लेयर्स आई होंगी, और फिर बेटा हम अपनी पूरी ह्यूमन फीटस बने, हम बड़े हुए और धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी ऑर्गन्स वगैरह सब अभी बन करके तैयार है। अब हम और हाइट नहीं बढ़ने वाली, कुछ नहीं होने वाला, अभी मोटे और पतले ही हो सकते हैं बस। तो देखिए बेटा, द पॉइंट इज, जो मेरी बॉडी के सेल्स हैं उन सबके पास डीएनए तो सेम है, फिर भी मेरी बॉडी के सेल्स अलग अलग है, मेरे बालों के सेल अलग है, मेरी स्किन के सेल्स अलग है, मेरी हार्ट के सेल्स अलग है, मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स अलग है, मेरी स्टमक के सेल्स अलग है, इंटेस्टाइन के अलग है, लंग्स के अलग है। तो इनको हमने क्या बोल दिया? टिश्यूज कह दिया। तो ये सारे सेल्स मिलकर के जो एक जैसा काम करते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू वो होता है जो कुछ ना कुछ चीजें अपने अंदर से निकालता है, जिनमें से सिक्रीशंस होती है। स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू वो होता है जो फिल्टर कर सकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो एब्जॉर्ब कर सकता है। सबका फंक्शन अलग अलग है, ये सब अलग अलग टिश्यूज है, लेकिन सेल्स तो सबका डीएनए तो सेम है, तो इनके सेल में वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो दिस इज इमर्जेंट। जो प्रॉपर्टी टिश्यूज में होती है वो उनके सेल्स में नहीं होती, लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसे आई है टिश्यू के अंदर? उन सेल्स की आपस में इंटरैक्शन से आई है। कुछ सेल इधर गए, ऐसे ऐसे अरेंज हुए, ये काम करने लगे, तो इनकी इंटरैक्शन है ये कि ये यहां जाएंगे, यहां पे लगेंगे, ऐसा ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे मिलकर के, तो इसको टिश्यू बोला। अब मैं इस टिश्यू का फंक्शन ये कहूंगी, उस सेल का फंक्शन नहीं कहूंगी। तो सेल्स का फंक्शन वो नहीं होता जो टिश्यू में होता है, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, फिर वो टिश्यू में आता है। नाउ रीड दिस लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, the properties of tissues are not present in the constituent cell, उनके सेलों के अंदर वो नहीं प्रेजेंट, बट ये बेटा अराइज होती है टिश्यू के अंदर कैसे? इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। अब एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई करता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो गया, वैक्यूल स्टोर करता है। इन सबके फंक्शन अलग है, लेकिन ये सारे मिलकर के एक सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन। तो ये अब लेट्स सपोज एक अमीबा की बात करें, तो अमीबा के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग काम कर, लेकिन एक अमीबा पूरा वैसा काम कर रहा है। वो एक पूरा सेल जो काम कर सकता है वो सारी ऑर्गेनेली नहीं कर सकती। सो फिर से, the organelles do not have that function, but when they interact there are some functions that appear in the cell. So देखिए बेटा, properties of cell organelles are not present in the molecular component of the organelles. जो cell organelles की खुद की ability है, वो उसके molecules में नहीं है, वो कार्बन हाइड्रोजन लिपिड में नहीं है, उनके इंटरैक्शन में है, but arise as a result of interactions. This is the property of emergence. ठीक है बेटा, और यहां से ये कहानी होती है खत्म। तो ये मेरी होती है emergence, and this is again the defining property of living organism. ठीक है, आगे कुछ ऐसी बातें करिए, इसको पढ़ लेना, ज्यादातर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, ये मेरा यहाँ पे आज का टॉपिक ये वाला तो खत्म होता है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डाइवर्स होते हैं? अब देखिए बेटा, न जाने कैसे कैसे कीड़े पौधे पेड़ होते हैं। आपने कितने कीड़े देखे हैं, कितने प्लांट्स देखे हैं, कितने एनिमल्स देखे हैं, और न जाने तुमने कितने देखे नहीं, बस किताबों में पढ़ा है, और न जाने कितने अब तक किताबों में आए भी नहीं है, और न जाने कितने अब तक डिस्क्राइब भी नहीं हुए, किसी ने इनको कभी भी नहीं देखा। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बेटा कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब इतनी सारी वैरायटी, इतना सारा तरीका, इतना सारा अलग अलग, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सो देखिए बेटा, द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑन द अर्थ इज अबव 5 to 50 मिलियन। मतलब अगर मैं पूरी अर्थ की बात करती हूं तो टोटल स्पीशीज मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल वगैरह ये सब प्लांट बैक्टीरिया, ये बेटा 50 मिलियन से भी ऊपर हो सकता है। एवरेज नंबर इज 14 मिलियन। अब क्या बात हुई, एवरेज मिलियन बोले तो देखिए अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग चीजें सेट की गई हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इन सबको अनुमान लगाती है। सो ऑन एन एवरेज अगर सबकी बातों को माना जाए तो कम से कम 14 मिलियन के आसपास तो है ही है। बट टेक्सोनॉमिकली नोन, नाउ वील रीड अबाउट टेक्सोनॉमी टुडे। टेक्सोनॉमिकली नोन का मतलब है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में लिखा जा चुका है, जिसको एक नाम दिया जा चुका है, जिसको एक कैटेगरी में डाला जा चुका है, वो बेटा 1.7 to 1.8 मिलियन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपके डिस्क्राइब्ड है, इनके बारे में अभी सब कुछ पता है, ये नोन है, इनको डिस्क्राइब कर दिया गया, इसको कैटेगरी में डाल दिया गया है, इसको एक नाम दे दिया गया है। ये बेटा आपके कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। इनमें से भी ज्यादा 1.2 मिलियन इज योर एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। तो एनिमल सोचिए कितना ज्यादा है। और एनिमल्स में भी अगर आप देखेंगे बेटा तो इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट ओवर 1025000, यानी बोला जाए तो मैं एक बात करती हूँ 70% आपके इंसेक्ट होते हैं, यानी हर 10 एनिमल में से 7 आपके इंसेक्ट में ही आते हैं। एवरी ईयर नोन और डिस्कवर्ड, हर साल बेटा जो जो डिस्कवर के स्पीशीज आते हैं वो 15,000 के आसपास होते हैं। सो यहां से मुझे एक अनुमान मिलता है कि कितनी मेरी बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जरूरत आती है क्लासिफिकेशन की। अब क्यों करते हैं क्लासिफाई, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन एंड ऑल, इस चैप्टर में टेक्सोनॉमी इन्हीं सब की साइंस है बेटा। सो देखिए, मेथड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स into different ranks or categories on the basis of similarities and dissimilarities is known as classification। कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमें पता है कि प्लांट्स, अगर मैं बोलती हूँ प्लांट तो आपने अपने दिमाग में पहले से इमेज बना ली, हरा हरा प्लांट होगा, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा, एक जगह पे खड़ा है वगैरह वगैरह। अगर मैंने बोली एनिमल तो आपने ये नहीं सोचा होगा कैसा एनिमल, लेकिन हाथी हो, घोड़ा हो, क्या हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, क्या हो, बट आपने सोच लिया होगा चलता है, फिरता है, किसी ना कुछ खा रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है, लेकिन आपने सोच तो लिया। अगर मैं बोलती हूँ प्रोकैरियोट्स तो आपने उसको बैक्टीरिया जैसा दिमाग में लेकर के आ गए होंगे, ये आपने उसको क्लासिफाई किया है। मैं प्लांट्स को, एनिमल्स को एक साथ नहीं पढ़ सकती, दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब इतने सारे एनिमल्स हो जाते हैं तो जरूरत होती है उनको क्लासिफाई करने की। जैसे अगर मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना, मैंने एक स्कूल खोल दिया कल, शिवांगी मैम स्कूल, और आ जाओ मेरे सारे बच्चे, चलो मैं तुम्हारी लूंगी अब क्लासेस। चढ़ गई स्टेज पे, बढ़ा दी बड़ी सी स्क्रीन और लोग पढ़ाने लग गई ABCD XYZ। द पॉइंट इज मैं क्या पढ़ाऊं, कौन से बच्चे, मेरे को तो 9th के बच्चे भी जानते हैं, 10th के भी जानते हैं, नीट के भी जानते हैं, 11th के भी जानते हैं, 12th के भी जानते हैं, और ऐसे ही पढ़ाऊंगी क्या? देखो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम देख लो, जिसका जो जो काम है वो लिखते रहना। ऐसा थोड़ी होता है भाई। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा, क्लास वाइज बांटना होगा, सब्जेक्ट वाइज बांटना होगा, उसके हिसाब से आई हैव टू प्रोवाइड क्लासेस। सो देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये आपने कैसे उसको अलग अलग क्लास में डाला, आपने उसकी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखी। सो बेटा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, और अगर मैं कहूं व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों आखिर हम क्लासिफाई करते हैं, जरूरत क्या है यह सब करने की? सिंपल सा फंडा है बेटा, ये हमें एक आइडिया देता है कि इस दुनिया में कितने ज्यादा लोग हो सकते हैं, कितने तरह तरह के प्राणी हो सकते हैं। ये मुझे डाइवर्सिटी, मान लो अगर मैं आपसे कहती हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्कूल है उसमें 12वीं के 2 सेक्शन है, एक स्कूल है जिसमें 12वीं के 10 सेक्शन है, तो आपको क्या दिमाग में आएगा, भाई उसमें 12वीं के 10 सेक्शन है, अच्छा उसमें आर्ट्स भी होगी, कॉमर्स भी होएगा,
साइंस भी होगा, हो सकता है इकोनॉमिक्स वगैरह भी बटा हो सकता है कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी हो। यार बड़े बच्चे हैं उसमें तो आपको फट से आइडिया लग जाता है। तो बेटा जितनी अच्छे से मैं क्लासिफाई करती हूं उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कहां से आया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैमल सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनिमल्स होते हैं। मैमल्स जो बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, बर्थ देते हैं लिविंग को, और जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर। अब अगर मैं प्लैटिपस की बात करूं, आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। प्लैटिपस बेटा अंडे देता है और ये प्लैटिपस एक मैमल आता है। मैं लिख देती हूं, अगर मैं यहां पे बात करती हूं प्लैटिपस, ये बेटा आपका मैमरी ग्लैंड्स है, तो ये डेफिनेटली आपका मैमल्स है। बट ये प्लैटिपस बेटा एग्स देता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाता है कि ये रेप्टाइल्स की सिमिलैरिटीज है। प्लैटिपस है मैमल्स, टिक वहां पे लगाया है, लेकिन रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, तो मुझे कहीं से पता लगता है कि प्लैटिपस जरूर यहां से ओरिजिन हुआ होगा और यहां तक पहुंचा होगा। तो एक अनुमान लगता है। चिंपैंजी से हम बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत मिलते जुलते, चिंपैंजी से हमारे सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पता लगता है कि अच्छा हम वहां से आए होंगे। तो ये कैसे पता लगा, जब मैं इनको सबको जाना, सबको अलग अलग कैटेगरी में डाला, तो बेटा यहाँ पे हमको ओरिजिन का एहसास होता है, हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगता है कि कौन कैसे इवॉल्व हुआ। प्लैटिपस जरूर रेप्टाइल्स के बाद आया होगा, पहले आया होता। अब ऑब्वियसली रेप्टाइल्स से पहले नहीं आ सकता, अंडे देता है और मैमरी ग्लैंड तो जरूर उसके बाद ही आया होगा। It helps to study one member of a group, many can be studied. Let's suppose आपने किसी एंजियोस्पर्म, अब प्लांट्स को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, सीड देने वाले प्लांट, नहीं देने वाले प्लांट, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि अगर बेटा मैंने यहाँ पे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही हूं, तो मुझे पता है, अगर मैं एक के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे पता है सबके पास फूल होएगा। एंजियोस्पर्म में सबके पास फूल होता है, सबका ओवरी सीड बनता है, तो मैं सबको पढ़ सकती हूँ। और ये सारी इंफॉर्मेशन को हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। मान लो मैं कहती हूँ पेनिसिलियम नोटाटम से मुझे पेनिसिलिन मिला, विच इज वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो मुझे पता है जिस कैटेगरी में होगा, क्या पता ऐसा सब्सटेंस औरों में भी मिलता हो, तो ऐसी चीजों को, फील्ड को मैं यूज कर सकती हूँ। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस। सो अब अगर क्लासिफाई कर लिया तो टेक्सोनॉमी क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी इज द साइंस विच डील्स with the principles and procedures of classification of organism. टेक्सोनॉमी क्या करती है? जो प्रोसीजर बताती है कि कैसे क्लासिफाई करना है, वगैरह वगैरह। बेटा यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने हैं, ए.पी. डे कैंडोले, इन्होंने बेटा टर्म दिया था टेक्सोनॉमी। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं, अब इसका नाम याद रखना, अगले सेकेंड चैप्टर तक चलेगा, कैरोलस लिनानियस, इनको बेटा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। Now, what are the components of taxonomy? अब अपने दिमाग में विचित्र सा विचित्र प्राणी सोच लो और मान लो सबसे पहले तुमने उसको देखा है। कहने का मतलब है, जैसे चलो मैं इमेजिन करती हूँ, तो मैंने कल मैं जा रही थी और मैंने देखा एक अजीब सा प्राणी, हरे रंग का, लेकिन चल रहा है, उसके पास दो एंटीने जैसे बने हुए हैं। यार ये उड़ भी सकता है। अब ये कौन है? सबसे पहले जो चीज आप जब भी किसी प्राणी को देखते हो, द फर्स्ट थिंग यू डू इज कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? उसके कैरेक्टर को पकड़ा, कैरेक्टराइजेशन, यानी आपने उसके सारे कैरेक्टर्स को लिस्ट कर दिया। अगली चीज आपने क्या करा? अब आपने उसको आइडेंटिफाई किया। यार ये उड़ रहा है, उड़ते तो बर्ड्स है, और ये तो शायद उसमें आ सकता है आपका वर्टिब्रेटा के अंदर। तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि आप ये कैसा है, ये किसकी तरह, आप उसको कंपेयर करते हो। या बोल रही हरा है,
हरे रंग का है, जरूर इसके पास कुछ क्लोरोफिल जैसा होगा, प्लांट जैसा होगा। तो द थिंग यू डू इज यू कंपेयर। तो द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन। आप क्या करते हो, आप उसको कंपेयर करते हो और उसको फिर आइडेंटिफाई करते हो। अब हो सकता है वो किसी जो क्लासिफिकेशन कर रखी है साइंटिस्ट ने, वो किसी के अंदर आपको मिल जाए उसका नाम, अच्छा ये है, ये सारे फीचर, हाँ ये तो है, ये इस कैटेगरी में आता है। या हो सकता है ये कभी लिखा ही नहीं गया हो इसके बारे में, एक नई ही चीज आपने पता लगा ली हो। सो तब आप उसको एक नाम दोगे, एक ऐसा नाम जो आपने दिया है और अब वो हमेशा हर जगह उसी नाम से जाना जाएगा। तो उसके बाद आप करते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम पढ़ेंगे आगे। आपने उसको नाम दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया, और लास्ट में बेटा आप करोगे अब उसको क्लासिफाई। अगर वो किसी कैटेगरी में जाता है तो डाल दिया, और अगर वो नहीं जाता तो उसको एक अलग कैटेगरी बना दी। तो देन आप करते हो क्लासिफिकेशन। सो दिस इज दी आपका कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, और ये इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में हम क्लासिफाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिस्टमैटिक्स। और जब मैं सिस्टमैटिक्स की यहां पे बात करती हूं, अगेन बेटा यहां पे नाम आता है कैरोलस लिनानियस का, तो इनसे जुड़ा नाम हो सिस्टमैटिक्स का, बेटा ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? जब आपने क्लासिफाई कर लिया, मतलब टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफाई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, आपने क्या किया, अब आप उस ऑर्गेनिज्म को कंपैरेटिव और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हो। सो कुल मिलाकर के सिस्टमैटिक्स क्या कहलाता है, इसको ऐसे देखो, आपने बेटा कर दी उसकी टेक्सोनॉमी, सब कुछ कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, और अब आप उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ रहे हो, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक इज नथिंग बट टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी स्टडीज और रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब यहां पे बेटा एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी। जब भी हम किसी को क्लासिफाई करते हैं, जब भी हम यहां पे क्लासिफाई करते हैं, तो देयर आर वेरियड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो ओल्ड तरीका होता था वो बेटा कैसा होता था, बहुत ही जनरल, मॉर्फोलॉजिकल। अब इसका बताती हूं मतलब, हैबिट, हैबिटेट, मतलब आप ऐसे देखते थे, अच्छा उड़ने वाले जानवर, तैरने वाले जानवर, चलने वाले जानवर, तो आपने उस बेसिस में बांट दिया। ऐसा दिखने वाला प्लांट, ऐसा दिखने वाला प्लांट, आपने ओल्ड तरीका था, इसको ऐसे देखने में नॉर्मल एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से बांट दिया। तो मॉर्फोलॉजिकल इज एक्सटर्नल फीचर्स। नाउ अब जो तरीका होता है, न्यू तरीका क्या होता है, आप इसकी एनाटॉमी पढ़ते हो, यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप बेटा उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी देखते हो, उसकी बॉडी के क्या प्रोसेस है, इसका मतलब आप उसका रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ये सारी चीजों पे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स बेटा। अब यहां पे नाम आता है नॉमेनक्लेचर का। सो नॉमेनक्लेचर वी आर गोइंग टू डू इन टुमारोज क्लास, क्योंकि कल की क्लास से जुड़े हुए हमारे आगे काफी सारे टॉपिक्स आएंगे। नाम जो है वो नॉट टुमारो, सॉरी, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वो आप देखिएगा कि कैसे कैसे इसको नाम किया जाता है, कौन कौन से साइंटिस्ट है। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा याद करने का, मैं ये आज नहीं कराऊंगी। 9th क्लास में बेटा आपने पढ़ा होगा कैरोलस लिनानियस के बारे में। जस्ट लेट मी नो कि आपने वो चीजें पढ़ी है, आपको याद है कि नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये सारी चीजें क्लास 9th में थी, लेकिन बच्चा उसको मिस कर जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हम करेंगे नोमेनक्लेचर, जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देन विल टॉक अबाउट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आता नहीं है बट इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताते हुए, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, इसकी ट्रिक्स हम करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम कैसे करेंगे, डॉग के, वुल्फ के, लायन वगैरह के, इन सब के एग्जाम्पल्स पढ़ के हुए, देन कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल लेंगे। ये टेबल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करेंगे, विल कम अप विद टिप्स, एंड फाइनली आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती है।
सो ये आपका टॉपिक अगली बार खत्म होगा. सो देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. सो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. आज के लिए इतना ही. सो बाय बाय एंड थैंक यू.